हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नाउन के बारे में वो हमने सभी देख ली थी। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस देखेंगे और एक आधी चीज़ें और रह गई हैं जो बताने लायक, वो और मैं आपको बता देती हूँ। तो कई बार सही क्या होता है कि कई बार हम करेक्ट नाउन कुछ और होता है और उसकी जगह पे गलत नाउन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो वो थोड़ी सी करेक्ट फॉर्म भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो इधर जो हमें गलत जो हम यूज़ करते हैं वो लिख रही हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको सही सीक्वेंस लिखूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुड नेम की, हम क्या बोलते हैं कि आपका शुभ नाम बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। अब मुझे बताइए कि क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अशुभ रखेगा क्या? नहीं। तो ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो भी नाम है सबके शुभ ही नाम है। तो ये गलत बोलते हैं हम लोग कि अपना गुड नेम बताओ, अपना शुभ नाम बताओ, वो बिल्कुल गलत होता है। तो सिंपली क्या होता है, आपके पास नेम होता है। तो अगर किसी से पूछना हो तो सीधा पूछो आपका नाम क्या है या फिर व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो गुड नेम कभी भी नहीं होता। ऐसे ही हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर, कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर। तो कभी भी कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर नहीं होता है, सिंपली क्या होता है, कजन। सिंपल क्या होता है, कजन। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ ही इज माई कजन, वो मेरा कजन है, तो जैसे ही मैंने ही बोला मुझे पता लग गया कि मेल है। ऐसे ही मैंने बोला शी इज माई कजन, तो शी से मुझे पता लग गया कि वो फीमेल है। तो दैट मीन्स कि खाली वर्ड क्या होता है, कजन। तो ब्रदर या सिस्टर हम उसके आगे नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्ड होता है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर, जेब कतरा, जो जेब काटने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो पिक पॉकेटर नहीं होता है कभी भी, सिंपल क्या होता है, पिक पॉकेट। पिक पॉकेट सिंपल क्या होता है हमारे पास, पिक पॉकेट। ऐसे ही हम कहते हैं कि मुझे बुरा सपना आया, दैट इज बैड ड्रीम। बुरा सपना आया, तो बैड ड्रीम कुछ नहीं होता है। अगर मुझे बुरे सपने के बारे में बात करनी है तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगी, नाइट मेयर। नाइट मेयर, बुरे सपने को क्या कहा जाता है, नाइट मेयर। ऐसे ही हम कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हम बोलते हैं कई बार बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ब्लंडर ही अपने आप में ही, ब्लंडर का मीनिंग ही होता है बहुत बड़ी गलती। अगर ब्लंडर का मीनिंग ही होता है बहुत बड़ी गलती तो हमें उसके आगे बिग लगाने की जरूरत नहीं है। तो या तो हम सिंपली क्या बोलें, ब्लंडर, या फिर लिखें हम लोग अ बिग मिस्टेक। हमें वर्ड को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें बोलना है बहुत बड़ी गलती तो या तो सिंपली बोले ब्लंडर या फिर बोले अ बिग मिस्टेक। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ब्रीज की, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब ब्रीज क्या होती है, हल्की हल्की हवा, जो सुहावनी सी हवा चलती है। जब हम गर्मियों की बात करें तो सुबह शाम जो हल्की हल्की हवा चलती है, ब्रीज चलती है, ठंडी ठंडी हवा सी चलती है, उसे ब्रीज कहा जाता है। अब वो पहले से ही बेचारी हल्की है तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग क्यों बोलूंगी? समझ में आई बात? तो या तो हम क्या बोले, सिंपली ब्रीज, और अगर हमें स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना है तो स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ क्या वर्ड यूज करो, विंड वर्ड यूज करो। स्ट्रॉन्ग के साथ क्या यूज करो, विंड वर्ड यूज करो। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ऊपर से आपने नोट डाउन किया होगा, एक दो वर्ड्स मैं हटा देती हूँ यहाँ से, बाकी आप नोट डाउन करते रहें इतने। तो आई थिंक ये वर्ड्स आपको समझ में आए। कहीं भी डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएंगे जरूर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी, तो अकॉर्डिंग टू मी कुछ नहीं होता है, इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से। अकॉर्डिंग टू मी, सिर्फ ये मी का केस है, इसके अलावा कुछ भी आ रहा हो सब सही होगा, सिर्फ मी के साथ अकॉर्डिंग टू नहीं आएगा और उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इन माई ओपिनियन। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड की बात करूं मैं, प्राउडी। तो प्राउडी नहीं होता है कभी भी, सिंपल बोलो प्राउड, घमंड या फिर गर्व, जिस भी सेंस में सेंटेंस में यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका मीनिंग जो है वो लेते हैं। तो ये कुछ गलत नाउन है, गलत नाउन हम यूज करते हैं, रॉन्ग नाउन हम यूज करते हैं, और इनकी करेक्ट फॉर्म जो है वो ये फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ प्रैक्टिस देखते हैं हम लोग। अगर सेंटेंसेस, आप वीडियो को पॉज करके पहले सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करना एंड देन मैच करना कि आप सही सॉल्व कर पा रहे हो सेंटेंस को या फिर नहीं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद मैच करेंगे और देखेंगे आपके कितने सेंटेंसेस जो है वो सही निकले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इन सेंटेंसेस को नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स।
थर्ड सेंटेंस है आपका शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। फोर्थ है आपका कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैज टू रिट्रीट। फिफ्थ सेंटेंस है आपका ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ओन बैगेजेस, कैरिड देयर ओन बैगेजेस, लगेज बैगेज मैंने आपको बताया था वही है ये, ठीक है। चलिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल्स हमें पता है कैसा नाउन है स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने सीखा था कि जुरीज को हम कभी भी जुरीज नहीं बनाते, बेवी को हम कभी भी बेवीज नहीं बनाते। तो हमें ये पता है कि कैटल्स जो है वो एनिमल्स का ग्रुप होता है, कैटल्स जो है वो एनिमल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। तो एनिमल्स का अगर ग्रुप होता है तो हमें इसे कैटल्स करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली क्या रहेगा, वर्ड कैटल ही रहेगा, हम इसको कभी भी कैटल्स नहीं बनाते हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूं पुलिस की, तो पुलिस भी क्या है, कलेक्शन ऑफ पुलिसमैन है, तो दैट मीन्स कि वहां पे भी हम उसको पुलिसेस नहीं बनाते हैं, कभी भी पुलिसेस नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं पोल्ट्री, मुर्गियों को जहां रखा जाता है, मुर्गी पालन जो होता है, तो बहुत सारी मुर्गियां होती है उसमें, तो कभी भी हम उसको पोल्ट्रीज नहीं बनाते, पोल्ट्री ही रहता है। ऐसे ही मैं बात करूं कैवेलरी, घुड़सवारी, ठीक है, तो जो घोड़ों पे जो हमारी सेना होती है, घुड़सेना, उसे क्या कहा जाता है, कैवेलरी, तो कैवेलरीज नहीं करेंगे कभी भी। ऐसे ही हमारे पास होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होती है, पैदल सेना, जो हमारी पैदल सेना होती है उसे इन्फेंट्री कहा जाता है, तो कभी भी इन्फेंट्रीज नहीं बनाएंगे उसको। तो कलेक्टिव नाउन को हम कभी भी सिंगुलर या प्लूरल एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं करते हैं, तो यहाँ कैटल्स की जगह क्या आएगा, आपका कैटल आएगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, मुझे नहीं लगता ये आपका हाउस है, ये किसी और का है। तो हमने सीखा था कि somebody के साथ जब एल्स आ रहा हो तो एपोस्ट्रोफे एस जो है वो एल्स पे लगता है, दैट इज एल्सेज, somebody's एल्सेज। और हाउस मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये इसी को हाउस को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पोजेशन का केस जो हमने किया था एपोस्ट्रोफे एस, वहां से आपका ये सेंटेंस था। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। ध्यान रखेंगे शीप्स का प्लूरल शीप ही होता है, शीप का जो प्लूरल होता है वो शीप ही होता है, कभी भी शीप्स नहीं होता। तो शीप का सिंगुलर भी शीप होता है और शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैज टू रिट्रीट। वापस से क्वेश्चन आपका एपोस्ट्रोफे एस का है, और एपोस्ट्रोफे एस जहां पे नाउन कंपाउंड आपका आ जाता है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नाउन कंपाउंड पे पूरे कंपाउंड पे एपोस्ट्रोफे एस लगता है, ना कि एक सिंगल वर्ड पे। तो एपोस्ट्रोफे एस यहाँ पे ना आके आपका जो एपोस्ट्रोफे एस यूज है वो कहाँ पे होगा, चीफ के बाद होगा। तो दैट मीन्स कि ये जो एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है वो पूरे कंपाउंड पे लगा हुआ है, ये जो एपोस्ट्रोफे एस आपके पास लगा हुआ है ये पूरे कंपाउंड पे लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ओन बैगेजेस। तो लगेज बैगेज मैंने आपको सिखाया था, लगेज बैगेज ये आपके कैसे नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्योंकि लगेज में हमारे पास बहुत सारा सामान है। तो हम शर्ट गिन रहे हैं, टी शर्ट गिन रहे हैं, हमारे पैंट्स गिन रहे हैं, हमारी जो भी चीजें हैं हम उनको गिन पा रहे हैं, लेकिन लगेज या बैगेज को नहीं गिन पा रहे। तो कभी भी बैगेजेस नहीं होता, सिंपली होता है बैगेज। डायरेक्ट आज का लेक्चर अगर कोई देख रहा हो तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना, देन नाउन को स्टार्ट करना। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको करा रही हूँ, कुछ नई चीज़ है तो वो मैं आपको यहीं पे समझाती हुई चलूँगी, अदरवाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो डायरेक्ट बस आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए जाना है। तो आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। बात आगे की करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लिख रही हूँ मैं आपके लिए, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना एंड देन मैच करना कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताएंगे ज़रूर। और जो आपका जो वोकैब पोर्शन है, जैसे कलेक्टिव नाउन का वोकैब पोर्शन हो गया, या फिर आपका जैसे कि नाउन को हम प्लूरल करते हैं तो ओक्स का ओक्सन होता है, ऑक्सिस नहीं होता। मैन का प्लूरल हमें करना है तो MEN होता है, वुमेन का प्लूरल करना हो तो WOMEN होता है। तो इसकी भी जो है मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ये सिर्फ आपकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ याद करने वाली बातें हैं, तो वो आपको डायरेक्ट याद करनी है, किसी रूल्स वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। द कस्टमर हैंड ओवर 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। नेक्स्ट सेंटेंस है, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। नेक्स्ट है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस।
नेक्स्ट है द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। सबसे पता है गंदी आदत क्या होती है हमारे अंदर, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और हम उसकी हिंदी करने बैठ जाते हैं। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और हम उनकी हिंदी करने बैठ जाते हैं। आपको हिंदी नहीं करनी होती कभी भी सेंटेंस की, आपको उसका सिर्फ मीनिंग देखना होता है कि हमारे पास उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने नाउन की थ्योरी पूरी पढ़ ली है, नाउन पूरा पढ़ लिया है, तो आपको तो सेंटेंस में नाउन दिखते ही आपको एरर समझ में आना चाहिए कि हाँ इस सेंटेंस में ये एरर है। विद इन सेकेंड्स आपका जो सेंटेंस है वो सोल्व होना चाहिए। आपको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है कि उसकी हिंदी क्या निकल रही है सेंटेंस की। तो इंग्लिश का क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको कभी ये नहीं देखना होता कि उसकी जो हिंदी है वो क्या निकल के आ रही है हमारे पास, हमें सिर्फ उसका मीनिंग देखना है। और अगर हमने किसी भी टॉपिक की थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी है, टॉपिक को हमने अच्छे से कवर अप किया है, तो हमें सेंटेंस का वो वर्ड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें एरर जो है वो क्या होगा। पहला सेंटेंस देखिए, द कस्टमर हैंड ओवर 100 रुपीज नोट। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, एक नाउन हमारे पास ये आ रहा है और एक नाउन हमारे पास ये आ रहा है। रिकॉल करो, हमने नाउन कंपाउंड किया था, उसमें हमने देखा था जब हमारे पास दो नाउन आते हैं तो एक नाउन तो जो है वो मेन नाउन का काम करता है और एक नाउन जो है वो किसका काम करता है स्टूडेंट्स, मॉडिफायर का काम करता है। मॉडिफायर मीन्स एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो मेन नाउन तो हमारा ये है, ये यहाँ पे जो 100 रुपीज है ये तो मॉडिफायर का काम कर रहा है और ये ए जो है वो नोट के लिए आया है। ये बात समझ में आ रही है, पीछे के लेक्चर जिन्होंने देखे उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो 100 रुपीज तो किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर का। और हमने सीखा था एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो ये खाली लिखा जाएगा 100 रुपी नोट। बेशक नंबर आगे बड़ा है, आगे रुपीज नहीं आएगा, क्यों, रुपीज आएगा। अगर मैं बोलती है आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए हैं, बिल्कुल हमारे पास नाउन एक ही आ रहा है रुपीज, उसके आगे 100 लिखा है तो एक से ज्यादा है तो हमने रुपीज किया। लेकिन मेन नाउन यहाँ पे हमारा क्या है, नोट है, तो यहाँ पे रुपी ही रहेगा ये, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। नाउन कंपाउंड में मैंने आपको ये चीज कराई थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। अब मुझे बताइए, मैं कह रही हूँ कि अगर हम कश्मीर या कहीं पे भी घूमने गए हैं, हम कह रहे हैं कि सामने का दृश्य बहुत अच्छा है, तो क्या आप दृश्य को काउंट कर पाएंगे, नहीं। उसमें तो आप क्या देख रहे हो कि कहीं पे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, कहीं पे लेक्स दिख रही हैं, कहीं पे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स अलग अलग चीजें दिख रही हैं उस दृश्य के अंदर। तो सीनरी को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, दृश्य को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते और अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो सीनरीज की क्या जगह क्या होगा स्टूडेंट्स, सीनरी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। अब देखो, जैसे ही हमें एक कंपाउंड दिखा, यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए सेंटेंस कि ये सही लिखा गया है। अगर ये सही लिखा गया है फिर हम कोई और एरर ढूंढेंगे सेंटेंस में, लेकिन अगर यही सही नहीं बनाया है तो एरर यहीं पे है। सिंपल सीधी बात, मुझे क्या मतलब है आगे क्या लिखा है क्या नहीं, पहले मैं ये तो देख लूं कि जो मेरा नाउन लिखा गया है वो सही लिखा गया है या नहीं। तो हमने नाउन कंपाउंड का प्लूरल बनाना सीखा था, और प्लूरल बनाना कैसे सीखा था हमने, नाउन कंपाउंड का जो हमारा मेन नाउन होता है उस पे हम एस या ईएस लगाते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन नाउन है वो क्या है स्टूडेंट्स, ब्रदर मेन नाउन है, तो ब्रदर पे ही एस या ईएस लगेगा। इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए पीछे के लेक्चर्स देखना आपने, ठीक है। माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस। अब ये मैंने आपको करवाया था, एक एस वाला होता है, एक सी वाला होता है, और सी वाला जो होता है वो नाउन होता है, एस वाला जो होता है वो वर्ब होती है। और सलाह को हम कभी भी नहीं गिन सकते, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एडवाइस ही रहेगा, कभी भी हम इसको एडवाइसेस नहीं बनाएंगे। तो आई थिंक आप अपने आप को चेक जरूर करते रहना कि आपके जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं, सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, कि आप उनमें से कितने जो हैं वो करेक्ट कर पाए हैं, कितने सही कर पाए हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रही हूँ आपको। अब जो मैं क्वेश्चन आपको लिखने जा रही हूँ वो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिखने जा रही हूँ। आपको ये बताना है कि जो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें से आप वहाँ पे कौन सा नाउन जो है वो फिल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए फिलिंग द ब्लैंक्स। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एरर करेक्शन के क्वेश्चन मैंने अभी कराए आपको कि आपको ये बताना होता है कौन से पोर्शन में एरर है, ठीक है। इन्हीं सेंटेंसेस में मान लो मैं आपको अंडरलाइन करके दे देती कि इस पोर्शन को इंप्रूव कर दो, दैट मीन्स उसमें एरर हो भी सकता है, नहीं। अगर एरर है तो चार ऑप्शंस में से देख लेंगे कौन सा सही है, और कोई एरर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का केस लगा देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ब्लैंक्स में आपको कुछ ना कुछ फिल करना है जो भी आपको वहां पे गिवन होगा।
चलिए स्टूडेंट्स, इनको नोट डाउन कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को। द जेंट्री डैश पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन, हिज फर्नीचर डैश रिपेयरिंग, द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प, अ पेयर ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग। ठीक है, दो ऑप्शन आपको गिवन है, आपको ये वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, देन मैच करना आपने सही सोल्व किया है या नहीं। द जेंट्री डैश पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। अब जेंट्री जो है आपका एक कलेक्टिव नाउन है, और जेंट्री का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ गुड पीपल, सभ्य लोगों का ग्रुप जो होता है उसे क्या कहा जाता है, जेंट्री। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, और सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है तो हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर लगाएंगे, आर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिज फर्नीचर डैश रिपेयरिंग। फर्नीचर मैंने आपको पढ़ाया था, फर्नीचर फर्निश वर्ब से बना है, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स, नीड्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब कमेटी भी हमें क्या दिख रहा है, कलेक्टिव नाउन दिख रहा है, काफी लोग होंगे इस कमेटी के अंदर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है या डिफरेंट। तो ये डिफरेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइड हो चुकी है, और डिवाइड हो चुकी है तो वर्ब भी हम कैसे लगाएंगे, प्लूरल यूज करेंगे। वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी मैंने आपको सिखाया था कि शीप का प्लूरल भी शीप ही रहता है, और सिंगुलर भी शीप ही रहता है। तो बेशक यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, लेकिन शीप का सिंगुलर प्लूरल जो है वो सेम रहता है, तो यहाँ पे हम शीप को ही फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प। कहाँ पे पढ़ा था हमने, पेयर नाउन में। पेयर नाउन कराया था मैंने आपको, नॉन ब्रेकेबल और ब्रेकेबल, वहीं से है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। सीजर्स ऑलवेज प्लूरल रहता है, और ऑलवेज प्लूरल रहता है तो इसके साथ में वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज होती है, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग। अब देखो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहा है। अब बर्ड्स दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स की बात नहीं हो रही, उसके पेयर की बात हो रही है, और पेयर कितना है हमारे पास, एक है। पेयर एक है तो वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे हम वर्ब को सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको जो नाउन के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने आ गए होंगे। मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस करा दिए हैं, और एरर करेक्शन में भी क्वेश्चन करा दिए हैं। इंप्रूवमेंट का मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे इंप्रूवमेंट का, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद मेरी तरफ से जो आपका नाउन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाइए, आज हम थोड़ा सा वोकैब पोर्शन देखेंगे, और वोकैब पोर्शन में हमारे चल रहे थे लॉजी, उनको कंप्लीट करने की मैं कोशिश करती हूँ आज। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए, वोकैब पोर्शन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिलेटेड टू लॉजी, और लॉजी का मतलब हमने देखा था रिलेटेड टू स्टडी। लॉजी का मीनिंग क्या देखा था हमने, रिलेटेड टू स्टडी। क्या है स्टूडेंट्स ये, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी, और लॉजी आपका कैसा वर्ड है स्टूडेंट्स, रूट वर्ड है, और रूट वर्ड क्या होता है, जिससे हम नए शब्द बना सकते हैं। तो आज का पहला वर्ड लिखेंगे हर्पैटोलॉजी, हर्पैटोलॉजी। इट मीन्स स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, या फिर स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले, और एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्पैटोलॉजी। उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, हर्पैटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे कॉर्पोलॉजी, कॉर्पोलॉजी। इट मीन्स स्टडी ऑफ सीड्स, स्टडी ऑफ सीड्स, बीजों का अध्ययन। जीके में आपको इससे रिलेटेड और भी कई सारे वर्ड्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कॉर्पोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सीड्स, और कई बार आपको सीड्स ना दिखे तो आप फ्रूट को भी टिक कर सकते हो। फ्रूट्स नहीं होता कभी भी, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो स्टडी ऑफ फ्रूट या फिर स्टडी ऑफ सीड्स आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कॉर्पोलॉजी कहलाता है। आई थिंक लेक्सिकोलॉजी करा दिया था, टॉक्सिकोलॉजी लिख लो, नहीं लिखा है तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैं आपको करा चुकी हूँ या नहीं, तो लिख लीजिए अगर नहीं हुआ है तो। दैट इज स्टडी ऑफ पॉइजन, जहर का अध्ययन,
जहर का अध्ययन कहलाता है आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक वर्ड से ही याद रखेंगे जहरीला, तो दैट इज स्टडी ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट लिखिए पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का अध्ययन। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का अध्ययन। पैथ वर्ड से याद रखेंगे। आपने देखा भी होगा कि जब हमें टेस्ट वगैरह कराने को बोलते हैं तो हम पैथ लैब्स में जाते हैं, तो उस पैथ से ही याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ डिजीज आपका क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ मून, चांद का अध्ययन। चांद का अध्ययन कहलाता है आपका सेलेनोलॉजी। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। लिथोलॉजी, मुझे ध्यान नहीं है कि मैं आपको करा चुकी हूँ या नहीं, अगर कोई रिपीट भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं। लिथोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन आपका कहलाता है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए वर्ड टोपोलॉजी, यहाँ लिख रही हूँ टोपोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ, ये सारी स्टडी ही है, तो अगर मैं स्टडी ऑफ ना भी लिखूँ तो काम चल जाएगा ना। चलिए, स्टडी ऑफ सरफेस या फिर शेप। स्टडी ऑफ सरफेस, सतह का अध्ययन, या फिर किसी शेप का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। ज़्यादातर वर्ड यूज आपका कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर आप लोग पढ़ते ही होंगे पेपर्स के लिए, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी कंप्यूटर में, तो दैट मीन्स कि कंप्यूटर जिस तरीके से अरेंज हुए हैं वो टोपोलॉजी होता है। तो किसी भी सरफेस या किसी शेप का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। नोट डाउन करते हुए चलिए इनको साथ साथ। हिप्नोलॉजी मैंने आपको करा दिया था, स्टडी ऑफ स्लीप नहीं कराया है तो लिख लीजिए हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी होता है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ स्लीप, नींद का अध्ययन। हिप्नो वर्ड से याद रखो, हिप्नोटाइज जब करते हैं किसी को, हिप्नोटाइज जब किया जाता है तो उसमें उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, तो हिप्नो वर्ड से ही याद रखेंगे कि दैट इज स्टडी ऑफ स्लीप। हिप्नोलॉजी होगा आपका स्टडी ऑफ स्लीप। नेक्स्ट लिखिए स्पीलियोलॉजी। स्पीलियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं का अध्ययन। गुफाओं का अध्ययन आपका कहलाता है स्पीलियोलॉजी। गुफाओं का अध्ययन कहलाता है स्पीलियोलॉजी। इधर से रब कर देती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहें, और इनके नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो अपने प्रॉपर नोट्स जरूर बना ले, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बार बार कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट लिखिए पोल्मोलॉजी। पोल्मोलॉजी, ये पी है भाई, पोल्मोलॉजी। पोल्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वॉर्स, युद्धों का अध्ययन। युद्धों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका ओरोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का अध्ययन। स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है आपका ओरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी हो गया था किडनी। नेक्स्ट लिखिए न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ नर्व्स या फिर ब्रेन। स्टडी ऑफ नर्व्स या फिर ब्रेन, दिमाग का अध्ययन या फिर नर्व्स का अध्ययन। नर्व्स जो है वो हमारी ब्रेन में ही होती हैं, तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको गिवन हो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए साइकोलॉजी। ये वर्ड जो है आपका स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार ये वर्ड आपसे पूछ लिया जाता है। साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होता है और मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। क्रोनोलॉजी हो गया था, क्रोमेटोलॉजी हो गया था, इकोलॉजी भी हो गया था। नेक्स्ट लिखेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसी भी शब्द का जो ओरिजिन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसे उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इटीमोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है, हम पढ़ना ही कैसे शुरू करते हैं कि ये जो है इस भाषा से लिया गया है, ये जो इस भाषा से लिया गया है, तो वही उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इटीमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी
लॉजी दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन कहलाता है आपका एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। यहां से रब कर देती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, स्टडी ऑफ ऐसे लिखिए स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर या फिर ह्यूमन अफेयर्स कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, जिसको आप सुनते हो क्या, ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान आप कहते हैं कि आपका राहु ठीक नहीं है, आपका केतु ठीक नहीं है, दैट मीन्स कि स्टार्स प्लैनेट्स का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है आपका एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे दैट इज डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी हो गया था। नेक्स्ट लिखिए फिलोलॉजी, फिलोलॉजी या फिर कई बार आपको वर्ड दिखता है लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज भाषाओं का अध्ययन कहलाता है फिलोलॉजी या फिर लिंग्विस्टिक। तो देखो इसमें फिलो वर्ड आ रहा है लेकिन ये रिलेटेड टू लव नहीं है, फिलो वर्ड आ रहा है लेकिन ये रिलेटेड टू लव नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर से रब कर दो, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट लॉजी की तो लिखेंगे दैट इज एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ग्रास, घास का अध्ययन कहलाता है आपका एग्रोस्टोलॉजी। एक होता है आपके पास एग्रोनोमी, एग्रोनोमी, एग्रोनोमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, लिखिए स्टडी ऑफ साइंटिफिक, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। ठीक है, खेती का अध्ययन, साइंटिफिक खेती, वैज्ञानिक खेती का अध्ययन कहलाता है आपका एग्रोनोमी। नेक्स्ट लिखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वन इथनोलॉजी, इथनोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ origin of races, रेस का मतलब यहाँ पे भागना नहीं है, रेसेस का मतलब है यहाँ पे वंश। ठीक है, रेसेस का मतलब है यहाँ पे वंश की, तो वंशों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई। ठीक है, हम पढ़ते हैं जैसे मुगल हैं वो बाहर से आए थे। ठीक है, कोई भी है जो बाहर से आया है उनकी उत्पत्ति कहाँ से है, उनका ओरिजिन कहाँ से है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, इथनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, इंसान का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, इंसान का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, उसका अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी। बीमारी का अध्ययन क्या था, पैथोलॉजी, लेकिन उस बीमारी के होने का कारण क्या है उसका अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ईटियोलॉजी कहलाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए इच्थियोलॉजी, इधर से रब कर देती हूँ, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इच्थियोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, स्पेलिंग में भी आ जाता है कई बार, इच्थियोलॉजी, ICHTHYOLOG।
सॉरी सॉरी। इच्थियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन कहलाता है इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए आर्कियोलॉजी, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, ये भी वर्ड आपको कई बार स्पेलिंग में देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी आप लोग हरियाणा जीके में भी पढ़ते होंगे आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे कि हमारे यहाँ राखी गढ़ी, बनावली ये मिले हैं हड़प्पा के टाइम के, तो दैट मीन्स कि आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन कहलाता है आपका आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसको रब कर दूं इधर से, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे इसके बाद। डेमोग्राफी हो गया था, लिम्नोलॉजी भी हो गया था, न्यूमिस्मेटिक्स भी हो गया था। नेक्स्ट लिखिए पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन, हिंदी में कैसे कहते हैं जीवाश्म, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए, आई थिंक करा चुकी हूँ या नहीं तो लिख लीजिए जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ एंजाइम्स, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का अध्ययन आपका कहलाता है जाइमोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी। जिस भी वर्ड में आपको जेरोंटो वर्ड दिखे रिलेटेड टू ओल्ड ही होगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल, स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल एंड इट्स डिजीज। ठीक है, बूढ़े लोगों का अध्ययन या फिर बुढ़ापे से संबंधित उनकी बीमारियों का अध्ययन, बुढ़ापे की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है जेरोंटोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भी मैंने आपको करा दिया था, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट वर्ड लिखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वंशानुक्रम, जेनेटिक्स इट मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम कि किसी भी वंश का जो है वो क्रम क्या रहा, जेनेटिक्स क्या है उसकी, तो उसे कहा जाता है जेनेटिक्स, दैट इज आनुवांशिक। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है आनुवांशिक। ओके, नेक्स्ट नेक्रोलॉजी भी हो गया था हमारा, स्टडी ऑफ डेड बॉडी। नेक्स्ट लिखिए जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ plants and animals, study of development of plants and animals from their earlier form, from their earlier form। ठीक है, कि पहले प्लांट्स और एनिमल्स कैसे थे और अब उनमें क्या डेवलपमेंट आ गई है उसका अध्ययन कहलाता है आपका जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी। नेक्स्ट हेमेटोलॉजी करा चुकी हूँ, दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी आई थिंक करा तो चुकी हूँ पर ना भी करवाया हो तो लिख लेंगे भाई, ऑर्निथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी। बार बार आपको एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ लोकल कह रही हूँ, स्टडी ऑफ नेचुरल वोकल साउंड्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो हम बोलते हैं, बोलने के टाइम पे ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इनका अध्ययन क्या कहलाता है आपका फोनोलॉजी कहलाता है। जिस भी वर्ड में आपको फोनो वर्ड दिखे तो वो रिलेटेड टू साउंड ही होगा, वो रिलेटेड टू साउंड ही होगा। नेक्स्ट लिखिए दैट इज कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी,
नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे कार्टोग्राफी। इट मीन्स स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स। अभी बिल्डिंग्स के नक्शे नहीं, जो हमारे ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, ठीक है, धरती के, वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड के या फिर इंडिया के जो मैप्स होते हैं, दैट इज उनको, उनका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। और जो इन मैप्स को बनाता है उसे क्या कह दिया जाता है, कार्टोग्राफर। वाई हटा के क्या लगा देंगे, ER, कार्टोग्राफर। तो बनाने वाला कार्टोग्राफर और इनका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। ओशियानोग्राफी मैंने आपको करा दिया था, स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमिना। नेक्स्ट लिखिए नोमोलॉजी। नोमोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। लॉ का अध्ययन क्या कहलाता है, नोमोलॉजी। कैलोलॉजी मैंने आपको करा ही दिया था, स्टडी ऑफ ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट लिखिए क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी। मुझे बताएंगे आप लोग कि ये वर्ड जो है वो क्या है। क्रोनो का मतलब आपको पता है और बायोलॉजी का मतलब भी आपको पता है। क्रोनो बायोलॉजी एक ही वर्ड है ये, कोई भी गैप नहीं है। स्पेलिंग आप ध्यान से लिखें और स्पेलिंग आपको याद रहे इसलिए ऐसे लिखा है। क्रोनो वर्ड मैंने आपको बताया था, जिस भी वर्ड में आपको क्रोनो वर्ड दिखे रिलेटेड टू टाइम होगा, ठीक है। बायोलॉजी आपको बताइए, बायो का मतलब जीव जो होते हैं उनका, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम ही होता है, स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ की कितनी ड्यूरेशन है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्रोनोबायोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए, जो आप साइंस में भी पढ़ने को मिलते हैं, शुरू ही यहाँ से होती है हमारी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए एपिग्राफी। मेरी तरफ से ये लास्ट है, एपिग्राफी। एपिग्राफी दैट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। तो इतने लॉजी अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो दैट इज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। और फिर मैं बोल रही हूँ कि जीके में, इसके अलावा जीके में आपकी जो भी लॉजीज आ रही हैं वो लॉजी आपको याद करनी ही है। ऐसे नहीं सोचना कि इंग्लिश में हमने अगर लॉजी कर ली है तो ये साइंस में ना पढ़े, क्योंकि साइंस की लॉजी अलग है और इंग्लिश में जो पूछी जाती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको साइंस वाली तो पढ़नी ही है, साथ साथ में इंग्लिश पोर्शन में इससे बाहर आपसे लॉजी आई थिंक नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि अब तक इससे बाहर नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या ही हो जाए वो तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन अब तक इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता लॉजी का। तो इतने भी आप याद कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इतना जो है वो अपना रिवाइज करके रखें। कहीं से कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछेंगे जरूर। थैंक यू क्लास।